गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास जो अब अपने अंतिम मुकाम पर है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर आपके यह कोर्स पूरे हो जाएंगे। मतलब कोर्स का जो मूल मॉड्यूल था जिसमें एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न कराना था वह पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि क्लासेस अभी कुछ और भी देने की आवश्यकता होगी। अदर जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनको देखना पड़ेगा कि उनमें से क्या क्या चीज़ें आपके लिए कवर किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के लिए जाते हैं, खास करके यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए, तो वहाँ पर एक वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक तो हैं एनसीईआरटी में, लेकिन उस रूप में नहीं दिए गए हैं जिससे कि आपकी संपूर्ण समझ विकसित हो सके। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री संपूर्णता में पढ़ाऊँ, यानी सीधे सीधे एडवांस लेवल पर ही पढ़ाऊँ, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में उस रूप में कुछ दिया नहीं है कि जिसको कि पढ़ करके आप कुछ समझ बना पाएंगे। इंडियन हिस्ट्री में तो दिक्कत नहीं थी, यहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया और मैं मान के चलता हूँ कि कॉन्सेप्ट के लेवल पर हम 90% कवर कर चुके हैं। यानी एडवांस लेवल पर भी आपको यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो अभी आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें अलग से देखने की आवश्यकता होगी। शुरुआत में जब यह संरचना की गई थी तो यही सोचा गया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के जो कुछ छोटे टॉपिक हैं उनको कवर करा लिया जाए, लेकिन शायद उससे आपका भला नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री अकेले फिर 50 से 60 घंटे में कंप्लीट करेंगे और एक एक घंटे की क्लास देख करके उसको समाप्त कर देंगे, या 2 घंटे की क्लास देंगे। तो मतलब मैं चाहता हूं कि ये सभी बच्चों के लिए हो जाए, क्योंकि और भी बच्चे वेट कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। इसका आपका सेपरेट नोट्स बनेगा और जो कंप्लीट होगा उसके बाद फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं भी और किसी भी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एडवांस लेवल पर भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोनों को मैं साथ ही कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी सार बैच की क्लास है स्वराज के लिए संघर्ष और 1919 से 1927 तक, यह नया टॉपिक है और टॉपिक नंबर आपका 12 हो जाएगा जो ओल्ड एनसीईआरटी का है। इसके बाद केवल एक ही टॉपिक अपना बचता है 13, उसको भी कवर करेंगे और जहां जरूरत होगी अब लास्ट में थोड़ा सा पीडीएफ का भी प्रयोग कर लेंगे। अभी तक आपको पीडीएफ से दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं मान के चलता हूं कि आगे भी दिक्कत नहीं होगी। जहां मुझे आवश्यकता महसूस होगी मैं उसका प्रयोग कर लूंगा आपकी सहमति से। बाकी जैसे कोर्स चल रहा है, अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप बता सकते हैं। एक बार मैं चैट देखूंगा और फिर मैं क्लास की शुरुआत करूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सबका गुड इवनिंग स्वीकार है। आते हैं और यहां पर अब जरा देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, अभी जहां हमें इस चैप्टर को शुरुआत में लेनी है वह चैप्टर है का। तो चैप्टर ये वाला है, चैप्टर नंबर 12, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो अब चैप्टर नंबर 12 आज शुरू कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि कम से कम 3 से 4 क्लास, 4 क्लास तो इसमें लगना ही चाहिए, लग ही सकता है। अगर पीडीएफ वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया तो एटलीस्ट 4 क्लास तो यहाँ पर लगेगा और 4-5 क्लास यहाँ पर भी लग सकता है। तो तकरीबन मैं मान के चलता हूँ कि लगातार अगर 2 घंटे की क्लास होती रहे तो 10 क्लास, 10-12 क्लास आपके लग सकते हैं, क्योंकि कोई कटौती तो हमें करनी नहीं है। और ये आपका मेजर पार्ट, यानी यहाँ से लेकर के आप देखेंगे तो 1919 से जो स्वतंत्रता संघर्ष का मेन फेज है वह स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कटौती की गुंजाइश बनती नहीं है, तो इसलिए आराम से इसको पढ़ते हैं। अब लास्ट है तो 10-12 दिन अगर लग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने एक डेडलाइन रखा हुआ है कि 20 तारीख यानी 20 नवंबर को मैं इसे समाप्त, 20 नवंबर से पहले इसको समाप्त करना चाहूँगा। तो देख लेते हैं और फिर मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन का एक सेट भी तैयार कर लूँगा तब तक, ताकि आपको दिया जा सके बेहतर तरीके से मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जा सके। तो लेते हैं टॉपिक को, स्वराज के लिए संघर्ष, इसको हेडिंग डाल देते हैं। स्वराज के लिए संघर्ष का अगर हम सीधा अर्थ देखें तो यहां से हमें कुछ पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये बातें क्या हो रही है। स्वराज के लिए संघर्ष अगर कहें तो ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं आता है, तो इसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा 1919 से लेकर के 1927 तक, यानी इस कालखंड के लिए हमें पढ़ना है। और इस कालखंड में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसको हमें यहां पर पढ़ने की जरूरत होगी। जो भी महत्वपूर्ण घटना होगी, इस कालखंड की जो महत्वपूर्ण घटना होगी
कालखंड की महत्वपूर्ण घटना अगर आप देखें तो क्या होगी? महत्वपूर्ण घटना अगर देखें तो क्या हो जाना है? तो महत्वपूर्ण घटना यहां पर देखेंगे तो आपका सबसे पहले तो हम लोगों ने होम रूल लीग आदि देख ही लिया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना होनी है वह हो जाएगी आपकी गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी का भारत आगमन हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण घटना है और गांधी जी के कुछ सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। गांधी जी द्वारा संचालित आंदोलन, द्वारा संचालित आंदोलन हो जाएगा। इसे भी हमें देखना होगा कि गांधी जी द्वारा कैसे आंदोलन का संचालन किया जाता है। जैसे आते ही उनको क्या करना है, 1917 में हम क्या देखते हैं, एक आंदोलन का संगठन किया जाता है जिसको हम कहते हैं चंपारण किसान सत्याग्रह, या चंपारण सत्याग्रह सीधे लिख देते हैं, चंपारण सत्याग्रह। एक हमें सीधे देखना पड़ेगा इनके साथ। दूसरा जो होगा वह होगा 18 में, यानी 1918 में, 1918 में क्या होगा, यहां पर आप डाल सकते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल आंदोलन। और तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1918 में ही खेड़ा, कहां है, गुजरात में, गुजरात का किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। और फिर हमें यहां देखना होगा कि आपका एक और आ जाएगा रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन, खिलाफ आंदोलन हो जाएगा। और इसी में हमें एक घटना देखनी पड़ेगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। और फिर यहां पर हमें जो देखना होगा वह देखना होगा खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन। यह भी हमें देखना होगा, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन। ठीक है, इतने सब चीजों को हमें यहां पर देखना है। इन सभी टॉपिक की चर्चा संक्षेप में करनी है। भले टॉपिक आपका बड़ा छोटा सा दिखाई देता हो, लेकिन इसमें और भी ऐड हो जाएगा, जैसे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम। अब देखते हैं इस पर कितना आपका आ पाता है वेटेज। हो सकता है कि एक ही पैराग्राफ में ये खत्म हो जाए, लेकिन ये सारी बातें 1927 से पहले देखना है। हाँ, एक चीज और है, स्वराज पार्टी आंदोलन भी यहीं पर आ जाएगा, इसमें इसी में आ जाएगा आपका स्वराज पार्टी आंदोलन, स्वराज पार्टी आंदोलन भी इसी के बीच में आ जाएगा। इस तरह से हम एक पूरा मसौदा देखते हैं 1930 से पहले, यानी साइमन कमीशन से पहले, कि जितने भी मूवमेंट हैं सब इसी चैप्टर में कवर होते हैं। और 1927 के बाद साइमन कमीशन से लेकर के बाकी के जितने भी मैटर हैं जिसमें भारत की स्वतंत्रता भी शामिल है, सब सेकेंड वाले यानी 13 वाले चैप्टर में आपका कवर हो जाता है। तो तकरीबन जितने भी महत्वपूर्ण घटना है सबके ऊपर चर्चा तो यहां पर की गई है। बहुत डेप्थ नहीं है, डेप्थ का मतलब है कि बहुत अधिक फैक्ट्स यहां पर तो नहीं है, लेकिन तकरीबन इतना जरूर कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो समझने में। ठीक है, ये था भूमिका का पार्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्वराज के लिए संघर्ष वाला भाग है, तो यह किस रूप में हमारा आगे बढ़ेगा। जैसे हम क्या देखते हैं कि 1919 से 1927 के बीच में देखें, इसको डाल देते हैं यहां पर, स्वराज के लिए संघर्ष, स्वराज के लिए संघर्ष। और यह हो जाएगा आपका 1919 से 1927 तक। स्वराज के लिए अगर संघर्ष की बात करें, यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का, या ऐसे कह सकते हैं यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का, स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा तथा अंतिम चरण था, तीसरा तथा अंतिम चरण। यह तीसरा तथा अंतिम चरण है, लास्ट फेज यह है, लेकिन सबसे अधिक संघर्ष हमें इसी चरण में देखने को मिलता है, चरण में देखने को मिलता है। यह तीसरा और अंतिम चरण है। हालांकि सबसे अधिक जटिल, हालांकि सबसे अधिक जटिल संघर्ष इसी कालखंड में देखने को मिलता है,
जटिल संघर्ष इसी कालखंड में देखने को मिलता है। सबसे अधिक जटिल कालखंड में, इसी कालखंड में देखने को मिलता है। यहां अब एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि इस कालखंड में इतना मेजर संघर्ष क्यों प्रारंभ हुआ, इतना महान संघर्ष क्यों प्रारंभ हुआ। यह एक सवाल आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। इसका उत्तर जब हम देते हैं कि क्यों ऐसे कालखंड में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए बहुत मुश्किल घड़ी रही या बहुत तेज संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो उसके जो कारण बताए जाएंगे वह कारण आपके प्रश्न का भी, यानी मुख्य परीक्षा के प्रश्न का दायरा भी बनाएगा। हो सकता है कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट चल रहा है, यानी पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में कई जगह ऐसे कई बिंदु ऐसे हैं जहां की मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा तो आप समझ पा रहे होंगे कि मुख्य परीक्षा में किसको कह रहा हूं। जिन बच्चों का अभी प्रोस्पेक्ट्स क्लियर नहीं है एग्जाम का, वो समझ लेंगे कि जब मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा होता हो तो मैं मुख्य परीक्षा सिविल सेवा के परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात कर रहा होता हो, जहां पर कि यूपीपीसीएस हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है और बीपीएससी जैसा एग्जाम भी हो सकता है, जहां पर कि मुख्य परीक्षा में इंडियन हिस्ट्री को हमें डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखना होता है, उसकी मैं बात कर रहा होता हूं। जब आपको मैं मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखने देता हूं तो उसका भी परिप्रेक्ष्य वही होता है कि आपको उस एग्जाम के लिए मैं लिंक कर रहा होता हूं। जो बच्चे इस कोर्स के माध्यम से एसएससी वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एसएससी या वनडे के एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि एक ही दिन में एग्जाम समाप्त हो जाता है, इसलिए उसको वनडे एग्जाम कहते हैं। मतलब सिंगल डेज में ही वह एग्जाम समाप्त हो जाता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अपेक्षाकृत वह आसान होता है बनिस्पत की सिविल सेवा के। सिविल सेवा में 3 चरण हो जाते हैं, तो इसलिए वहां पर जटिल हो जाता है। अगर आप इस कोर्स के माध्यम से सिविल सेवा की तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के उत्तर के बारे में ना सोचें, यानी आप अभी लिखना, आप नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि फिर आपका अभी मतलब आप उस एग्जाम के लिए नहीं है ना, तो बेकार में क्यों मेहनत करना। तो हमने क्या, यहां पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण प्रारंभ होता है। हालांकि सबसे अधिक जटिल संघर्ष इसी कालखंड में देखने को मिलता है। इस कालखंड में अनेक बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े तथा व्यापक जनाधार वाले आंदोलन प्रारंभ हुए, जिसके पीछे जनता के असंतोष की चरम अभिव्यक्ति महसूस की जा सकती है। जनता के असंतोष की चरम अभिव्यक्ति महसूस की जा सकती है। चरम अभिव्यक्ति महसूस की जा सकती है। कैसे जा सकती है? तो जनता के असंतुष्टि का क्या कारण है, क्या जा सकती है। हमने क्या देखा, इस कालखंड में अनेक बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। क्यों होते हैं? तो जनता असंतुष्ट है। स्वाभाविक है कि जो ब्रिटिश शासन है वह एक विदेशी शासन है, एक शोषणकारी शासन है, इसलिए जनता हमेशा उससे असंतुष्ट रहेगी। और जब ये असंतुष्टि का लेवल हो जाता है, यानी जब एक तरह से असंतुष्टि का घड़ा भर जाता है, फिर विद्रोह के रूप में या आंदोलन के रूप में सामने आता है। इस दौरान आप देखेंगे कि कोई हिंसक आंदोलन नहीं होता है, बहुत कम। जैसे पंजाब वगैरह की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बहुत हिंसा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब गांधी जी ने नेतृत्व संभाल लिया था। गांधी जी ने डिसाइड किया था कि हम अपने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत के माध्यम से ही आंदोलन का संगठन करेंगे। अब गांधी जी इसमें कितने सफल होते हैं ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन पृष्ठभूमि को जो हम इस रूप में समझ सकते हैं। तो अब जनता के असंतुष्ट होने का क्या कारण था, ऐसा हम एक हेडिंग डाल दे सकते हैं, जनता के असंतोष का क्या कारण, असंतोष का कारण क्या था, जरा इसे देख लेते हैं। तो जनता के असंतोष के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से हम क्या देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात
एक पहला पॉइंट डाल सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल हो रही थी। यानी मजबूत हो रही थी। प्रबल शब्द नहीं समझेंगे तो मजबूत कर देते हैं। राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत हो रही थी। अब राष्ट्रवादी भावना मजबूत क्यों होगी और राष्ट्रवादी भावना का तात्पर्य क्या होता है? राष्ट्रवादी भावना का मतलब होता है कि जब हम एक राष्ट्र के लिए सोचने लग जाते हैं, और यह केवल भारत में नहीं हो रहा है बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी यही हो रहा है। 1919 से पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हम देखते हैं प्रारंभ होता है 1914 में और 1919 तक यह चलता है। 1919 से पहले वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्र थे, जो राज्य बने हुए थे, जिसको आप देश कहते हैं, वह असल में अधिकांश यूरोपीय देशों में आपको राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले राज्य ही दिखाई देंगे। यानी ऐसा राजतंत्र जो एक राजा द्वारा शासित होता हो, लेकिन राजतंत्र के होने के बावजूद अब वह अपने भौगोलिक सीमा को पहचानने लगा है और इस आधार पर राज्य का संगठन हो रहा है कि ये हमारी भौगोलिक सीमा है, हमारे नस्ल के लोगों की भौगोलिक सीमा है। जैसे आप देखेंगे सर्बिया देश है। अभी बहुत मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको नहीं ले जाना चाहूँगा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई परिप्रेक्ष्य आपको क्लियर है नहीं, तो आप सर्बिया भी कहूँगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा सर्बिया एक्चुअल में है कहाँ या अन्य देश कहाँ है, रोमानिया कहाँ है, हंगरी कहाँ है। तो बहुत सारे ऐसे देश जो खास करके पूर्वी यूरोप के देश थे जिस पर पहले उस्मानिया तुर्की साम्राज्य का आधिपत्य था, वह स्वतंत्र होने लगा अपनी पहचान के साथ, अपने नस्ल की पहचान के साथ वह स्वतंत्र होने लगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसे मान्यता भी प्रदान की कि ठीक है भाई अपना देश बना लीजिए, ठीक है भाई अपना देश बना लीजिए। तो ये जो राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार होता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उसने भारत के भी तो राष्ट्रवादियों को प्रभावित किया होगा। भारत के जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे थे उनको भी तो प्रभावित किया होगा। इसलिए यहां पर इस कालखंड में हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत हो रहे थे, राष्ट्र के आधार पर लोग संगठित हो रहे थे। इसमें हमने क्या देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत हो रही थी। इस कारण भारत में भी स्वशासन की मांग में तेजी आई। इस कारण भारत में भी स्वशासन की मांग में तेजी आती है। एक तो कारण यह हो सकता है, जैसा कि हम देखते हैं पहले भी आपका एनी बेसेंट वगैरह के द्वारा किया जा रहा है, मांग में तेजी आई, एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या है कि भारतीयों का बेवजह शोषण हो रहा है। इस समय हम क्या देखते हैं कि विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट का दौर प्रारंभ हुआ। आर्थिक संकट विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट आम जनता को भी झेलना पड़ रहा था। जिसमें जिनमें प्रमुख कारण क्या था? कारण था महंगाई, बेरोजगारी था। महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी आदि। इस कारण हम क्या देखते हैं कि यहां पर विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट आम जनता को भी झेलना पड़ रहा था, जिनमें प्रमुख कारण था महंगाई और बेरोजगारी। यह कालखंड अगर देखें तो इस कालखंड में आपको आर्थिक महामंदी भी प्रारंभ होता है। मैं आगे लिख देता हूं, इसी कालखंड में वैश्विक आर्थिक महामंदी भी प्रारंभ हुआ। वैश्विक आर्थिक महामंदी प्रारंभ हुआ या महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ, जिसके कारण से
प्रारंभ हुआ, जिसने आर्थिक कठिनाइयों को और बढ़ाने का कार्य किया। आर्थिक कठिनाइयों को और बढ़ाने का कार्य किया। आर्थिक कठिनाइयों को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया। अब इसका क्या मतलब है? अधिक बढ़ाने का कार्य किया। अब इसका क्या मतलब है कि आर्थिक संकट को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि देखो, आर्थिक मंदी में क्या होता है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है। आप लोगों ने इसको इकोनॉमी वाले सेक्शन में पढ़ा होगा, क्योंकि इकोनॉमी भी तो हम लोग पढ़ते ही हैं। तो आर्थिक महामंदी की स्थिति जब आती है तो एक्चुअल में यहां पर मूलतः जो बातें होती है कि जो डिमांड है, डिमांड साइड है, वह आपका स्लो हो जाता है। आर्थिक महामंदी में क्या करते हैं? डिमांड साइड हमारा स्लो हो जाता है, और आर्थिक जो प्रक्रिया होती है वह डिमांड के ऊपर ही निर्भर होती है। जैसे हम उत्पादन करते हैं, यानी प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करते हैं क्यों? क्योंकि बाजार में उसका कंजम्पशन होना है, और कंजम्पशन क्या दिखाता है? डिमांड को दिखाता है। किसी वस्तु की डिमांड होगी तभी तो वह वस्तु प्रोडक्शन में आएगा। तो जब विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो बहुत सारी वस्तुओं की बहुत मांग हो रही थी, खास करके युद्ध से जुड़ी हुई वस्तुओं की बहुत तेज मांग थी। खाद्यान्न की मांग थी, अन्य वस्तुओं की मांग थी, और जैसे युद्ध समाप्त हो जाता है वह डिमांड अचानक से ड्रॉप हो जाता है। अचानक से ड्रॉप होगा, लेकिन प्रोडक्शन तो चल ही रहा था, तो बाजार में प्रोडक्शन की बाढ़ आ जाएगी। फलस्वरूप वस्तुओं की कीमत में तात्कालिक तौर पर तो गिरावट आएगी, लेकिन जैसे ही वस्तुओं की बिक्री कम होगी, उत्पादन प्रक्रिया ठप होगी, और जैसे ही उत्पादन प्रक्रिया ठप होगी, बेरोजगारी का दौर प्रारंभ होगा। मान लीजिए एक फैक्ट्री में इतने सारी वस्तुओं को रखा गया है, पहले से प्रोडक्शन हो गया है, तो क्या अब प्रोडक्शन की जरूरत होगी? पहले जब तक खपत नहीं होगा तब तक लागत कहां से निकलेगा? प्रोडक्शन का भी एक लिमिट है ना। अभी आप देखेंगे कि आप अब तो नहीं है स्थिति, अब तो खैर काफी डिमांड आ रहा है। 2-3 साल पहले भारतीय कार बाजार में, जो व्हीकल है ना, कार जिसको कहते हैं, कार बाजार में एक बड़ी मंदी की स्थिति आ गई थी। लोग गाड़ी खरीद ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि लोगों के पास फाइनेंसिंग कैपेसिटी थी नहीं। लेकिन उससे पहले बहुत अधिक लोग गाड़ी खरीद रहे थे। तो कार कंपनी ऐसा तो है नहीं कि आज आपने ऑर्डर दिया, एक दिन में कोई कार तैयार हो जाता है। इंजन है या अन्य कंपोनेंट बनाने में टाइम लगता है, तो प्रोडक्शन ये लगातार चल रहा होता है, सालों भर प्रोडक्शन चलता है, तब समय से गाड़ी को हम डिलीवर कर पाते हैं। अचानक से लोगों ने कार खरीदना कम किया। शहर में, जैसे दिल्ली जैसे शहर में हम रहते, यहां पर इनफैक्ट गाड़ी की जरूरत नहीं होती है बहुत सारे छोटे फैमिली को, क्योंकि वो डेली कहीं जाते नहीं है, और जब भी जाना होता है तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको कोई ना कोई कैब मिल जाता है। ऑनलाइन ओला उबर इस टाइप का कैब मिल जाता है, जहां से कि आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। समझिएगा जरा परिप्रेक्ष्य को, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से आप इस आर्थिक महामंदी को समझ सकते हैं, क्योंकि यहां आप महसूस करेंगे तो वहां के दुख को भी महसूस कर पाएंगे। इसलिए मैं वर्तमान का परिप्रेक्ष्य आपको बता रहा हूं। लोग ओला उबर में चले जाते थे, गाड़ी की जरूरत नहीं है, गाड़ी खरीदो, रखो उसको, उसमें ईएमआई भरो, डिप्रिसिएशन उसका होता है, बेकार में फायदा नहीं। अब क्या हुआ, कार के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बड़ी आर्थिक मंदी आ गई। अब लोगों ने गाड़ी खरीदना बंद कर दिया और गाड़ियों का प्रोडक्शन हुआ पड़ा है। अब क्या करें? कंपनी ने क्या किया, कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए फैक्ट्री को ही बंद कर दिया। अगर फैक्ट्री बंद किया गया तो अब तो मान लो सिस्टमेटिक है, तो हो सकता है कि मजदूरों को, जो श्रमिक है, उनको पैसा दे दिया गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे ही मंदी होगी, प्रोडक्शन गिरेगा, हम मजदूरों की छटनी कर देंगे। और जो मजदूर अभी तक कंपनी से पैसा लेकर के अपने घर परिवार को चला रहे थे, बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, तो अगर उसकी नौकरी छूट जाएगी तो फिर उसके परिवार का क्या होगा? उसके खाने पीने का क्या होगा, या स्कूल जाने का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा? तो जब मंदी की स्थिति आती है तो डिमांड सप्लाई से काफी पहले अधिक होता है, फिर सस्ता भी होता है, लेकिन बाद में चल करके यह सप्लाई सिस्टम ही डैमेज हो जाता है। जो प्रोडक्शन सिस्टम है डैमेज हो जाए, और जब प्रोडक्शन सिस्टम डैमेज होगा तो अंततः उसका मार श्रमिकों पर ही पड़ना है, और श्रमिक बेरोजगार होगा
तो जो डिमांड दूसरे साइड में होना चाहिए, जब अपने पास पैसा ही नहीं होगा तो हम मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से दुख जो है वो सभी वर्गों में, जो कष्ट है वह सभी वर्गों में बिखरता हुआ चला जाएगा। इसी बात को लिखने की कोशिश की जा रही है। इसी कालखंड में हम क्या देखते हैं, वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ, जिसने आर्थिक संकट को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया। वैश्विक आर्थिक महामंदी 1919 से लेकर के 1933 तक चलता है, 10, 12, 13 वर्ष तक चल रहा होता है। और वैसे ही आर्थिक महामंदी 2008 में भी आया था भारत में। हालांकि भारत में उतना महसूस नहीं किया गया मंदी का प्रभाव, क्योंकि बहुत हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के दायरे से बाहर ही हैं। गांव में जो किसान हैं वो तो कुछ बाहर से खाते ही नहीं है, खरीदते ही नहीं है, तो उनको मंदी का क्या असर पड़ेगा। उनको तो भाई खेती करना है, उसी खेती के अनाज को खाना है नमक रोटी के साथ, उनको मंदी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन भारत में भी अभी हाल के दिनों में वैश्विक मंदी आई हुई थी और 2008 से लेकर के लगभग 10 वर्ष तक यह चलता रहा था। माना जाता है कि 1929 के बाद पहली ऐसी महामंदी थी जिसमें बड़े पैमाने पर मतलब रोजगार की हानि हुई थी, रोजगार की छटनी हुई थी। और उसी बीच में फिर कोरोना वगैरह आ गया, तो उसने और भी अर्थव्यवस्था को डैमेज करने का कार्य किया। तो इसी कालखंड में वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ, जिसने आर्थिक स्थिति को और बहुत बुरी तरह से यहां पर डैमेज किया। खासकर भारतीय उद्योगपति जो अभी तक युद्धक सामग्रियों का निर्माण कर काफी मुनाफा कमा रहे थे, युद्धक सामग्रियों का निर्माण कर काफी मुनाफा कमा रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, कमा रहे थे, वे मंदी के दौर में आ जाएंगे। वे क्या हो जाएंगे, वे मंदी के चरण में पहुंच गए। अतः इन्होंने पहुंच गए। अब इन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रवादी नेता ही, राष्ट्रीय आंदोलन ही उनके अधिकारों की रक्षा कर सकता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अधीन क्या हो रहा है, ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत के घरेलू बाजार को आयात से भरा जा रहा था। अब इसका भी मायने समझ लेंगे, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। हमने क्या देखा, ऊपर आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ होता है। अब समस्या क्या है कि खासकर जो भारतीय उद्योगपति अभी तक युद्धक वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, बड़े मुनाफा कमा रहे थे, बहुत तेजी से उनका निर्यात हो रहा था, और अचानक से युद्ध हो गया बंद। अब क्या करें, प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा तो इनको दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, घरेलू बाजार बेच लेंगे, घरेलू बाजार में हम अपने सामानों को बेच लेंगे। लेकिन समस्या यहां पर और भी है। ब्रिटिशों ने क्या किया कि घरेलू बाजार, जो अपना भारत का बाजार है जहां पर कि ये उद्योगपति अपना सामान बेच सकते, उसको भी छीनने का कार्य किया और ब्रिटेन के उत्पादों को से भारत के बाजारों को भर दिया गया। तब भारतीय उद्योगपतियों को लग रहा है कि भाई ब्रिटिश सरकार है तभी तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर कोई राष्ट्रीय सरकार होगा, स्वदेशी सरकार होगा, तो मेरे साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। ऐसे में उद्योगपतियों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन को सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। एक फैक्टर यह भी हो सकता है। फिर हम सकते हैं यहां तक बेरोजगारी की मार झेल रहे, बेरोजगारी की मार झेल रहे श्रमिक भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए, हिस्सा बन गए।
इस प्रकार हम क्या देखते गए, इसके साथ किसान, छात्र, महिलाएं, किसान, छात्र, महिलाएं आदि भी अपने अपने कारणों से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए। इस काल में हम क्या देखते हैं, जुड़ते चले गए। यानी एक प्रकार से समाज के सभी वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े परिणाम हम देखते हैं, बहुत बड़े परिणाम उत्पन्न होने हैं। ब्रिटिशों के द्वारा लाए गए संवैधानिक सुधार भी क्या थे, संवैधानिक सुधारों ने भी भारतीयों में निराशा का भाव जगाया, भारतीयों में निराशा का भाव जगाया, क्योंकि ऐसे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से, क्योंकि इन सुधारों के माध्यम से स्वशासन का वादा पूरा नहीं किया जा सका था, स्वशासन का वादा पूरा नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि आपको स्वशासन देंगे, लेकिन संवैधानिक सुधार जब लाए गए तो स्वशासन की मांग को नहीं माना गया या स्वशासन को गलत तरीके से दिया गया। ऐसा जैसे 1919 के भारत शासन अधिनियम में देखते हैं कि ऐसा कुछ स्वशासन के रूप में दिया ही नहीं गया जिससे भारतीय प्रसन्न हो सके, जिससे भारतीयों को लगे कि हमारे लिए यह सरकार बन रही है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया। तो इन संवैधानिक सुधारों ने भी एक तरह से भारतीयों को अप्रसन्न करने का ही कार्य किया। इसी बीच में हम क्या देखते हैं कि विश्व युद्ध का एक प्रभाव यह भी रहा, एक लाइन और इसमें जोड़ दीजिएगा कि विश्व युद्ध का यह भी प्रभाव रहा कि ब्रिटिश अथवा यूरोपीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठता का दावा समाप्त हो गया, सर्वश्रेष्ठता का दावा समाप्त हो गया, क्योंकि का दावा समाप्त हो गया, क्योंकि हो गया। मैं एक बार पूरा लिखता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। वस्तुतः यूरोपीय शक्तियों ने इन युद्धों में जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए शांति को खतरे में डाला, अपने स्वार्थ के लिए वैश्विक शांति के लिए खतरा उत्पन्न किया, शांति के लिए खतरा उत्पन्न किया, वह किसी भी असभ्य देश से भी बदतर था, किसी भी असभ्य देश से भी बदतर था, असभ्य देश से भी बदतर था। इन दुष्कृत्यों के बाद, इन युद्ध के इतने दुष्परिणाम उत्पन्न हुए, विश्व युद्ध के इतने दुष्परिणाम उत्पन्न हुए, या ऐसे लिख सकते हैं विश्व युद्ध के दौरान इतने निर्दोष लोग मारे गए कि अब कोई भी यूरोपीय देश अपने आप को सभ्य नहीं कह सकता है। अब कोई यूरोपीय देश अपने आप को सभ्य कहलाने लायक नहीं बचा।
सभ्य कहलाने लायक नहीं बचा, लायक नहीं बचा। कोई भी देश यह नहीं कर सकता है हम सब। यह कहने की क्या कोशिश हो रही है, एक बार पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूं कि विश्व युद्ध का यह भी प्रभाव रहा कि ब्रिटिश अथवा यूरोपीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठता का दावा समाप्त हो गया। वस्तुतः यूरोपीय शक्तियों ने इन युद्धों में जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए वैश्विक शांति के लिए खतरा उत्पन्न किया, वह किसी भी असभ्य देश से भी बदतर था, किसी भी असभ्य देश से भी बदतर था। विश्व के दौरान इतने निर्दोष लोग मारे गए कि अब कोई भी यूरोपीय देश अपने आप को सभ्य कहलाने लायक नहीं बचा। अब समस्या क्या है, देखिए, चूंकि अभी आपने वर्ल्ड वॉर का परिप्रेक्ष्य नहीं देखा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ होता है वह होता क्यों। यह प्रथम विश्व आपसी प्रतिस्पर्धा का नतीजा था, जो बेवजह का था, जिसको नहीं कहते कि बेवजह का झगड़ा प्रारंभ कर देना। और ऐसा झगड़ा प्रारंभ हो गया जिसमें कि पूरे विश्व के देश इन्वॉल्व हो गए, लाखों लाख लोग मारे गए। ऐसी स्थिति आ गई कि यूरोप में पुरुषों की कमी हो गई। यानी अगर आप विश्व युद्ध के परिणामों को देखेंगे तो यूरोपीय देशों में पुरुष की कमी हो गई, यानी पुरुष जनसंख्या बहुत मारी गई थी, महिलाएं डोमिनेंट होने लगी। तो बहुत सारे प्रभाव हम देखते हैं विश्व युद्ध के आते। लेकिन जो समझने वाली बात है कि आपसी स्वार्थ के कारण आपने ऐसे युद्ध को बढ़ावा दिया, केवल तुष्टीकरण की नीति के कारण आपने बढ़ावा दिया, छोटे से स्वार्थ के कारण आपने इस प्रकार की राजनीति करी जिससे विश्व युद्ध भड़क उठा, तो फिर आप, और इसमें लाखों लाख लोग मारे गए। जब भी आप कभी युद्ध करते हैं, हिंसक युद्ध करते हैं, तो आपको यह याद रहना चाहिए कि हिंसा का तात्पर्य क्या होता है और हिंसा का क्या दुष्परिणाम होता है। चलो, भारतीय तो नहीं समझ पाते, आप मानते हैं। अगर यूरोप के लोगों की तरफ से मैं बोलूं तो यूरोप के लोग मानते थे कि भारतीय बहुत सभ्य नहीं है। चलो, भारतीय असभ्य, आप तो सभ्य थे, आपने तो कहा था कि मेरा ज्ञान विज्ञान बहुत बढ़िया है। आप नहीं सोच पाए कि युद्ध जब प्रारंभ होगा इतने विशाल पैमाने पर, तो भला दुनिया का क्या होने वाला है, कितने मानवता का संकट उत्पन्न होगा। आपने असभ्यता का प्रदर्शन किया और आप कहते हैं कि मैं भारत पर इसलिए नियंत्रण करता हूं या वैसे देशों पर इसलिए नियंत्रण करता हूं कि उसे मैं सभ्य बनाऊं। क्या आपसे सभ्यता सीखने की जरूरत है भारत को? तो भारत को तो बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से असभ्यता का प्रदर्शन किया वैसा तो भारत ने कभी भी नहीं किया, किसी भी युद्ध के दौरान नहीं किया। इसलिए यह कहना कि ब्रिटिश शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सर्व बढ़िया, मतलब सबसे बढ़िया है, अच्छा कल्चर धारण करता है, यह अवधारणा भी अब समाप्त हो गई। इस युद्ध के बाद लोगों ने समझ लिया यह सभ्य देश नहीं है, यह एक बर्बर देश है और इस बर्बर अत्याचारी को यहां से जाना ही होगा। इसके लिए हमें विद्रोह करके या जैसे भी हो राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से इसे यहां से हटाना पड़ेगा। एक तरह से विश्व युद्ध का यह भी प्रभाव रहा कि जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हमने देखा कि सभ्य कहने लायक नहीं बना। 1917 के रूसी क्रांति, अब यह भी आप नहीं समझेंगे कि रूसी क्रांति क्या है। रूसी क्रांति का मतलब होगा रूस की क्रांति। अब रूस एक देश है, रूस की क्रांति। अब देखिए, रूस क्या है? एक देश है। अगर मैं इस मैप पर बात करूं तो रूस आपको कहां पर मिलेगा, तो ये वर्ल्ड मैप है, ध्यान रखिएगा। जो मैप मैं बार बार आपको दिखाता हूं, रोज मैं लाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी ना कभी शायद इसकी नौबत हमें पड़ती है दिखाने के लिए। अगर मैं रूस की बात करूं तो ये भारत है, इंडिया को मैप आप पहचानिए। यहां से आप देखेंगे पाकिस्तान है, आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान होते हुए, और जब आप ऊपर के एरिया में ये पूरा का पूरा क्षेत्र देखेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा क्षेत्र देखेंगे, ये है आपका रूस नामक देश। रूस है, बल्कि यहां नहीं, बल्कि आप यहां से भी ये सब क्षेत्र भी देखेंगे, जो भी क्षेत्र है ये सारा रूस का ही है। विश्व के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल को धारण करता है रूस, सबसे बड़ा देश है भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये जो रूस है, यहां पर एक शासक हुआ करता था जिसको हम जार कहा करते थे। शासक का नाम क्या होता था? जार शासक होता था। जार तानाशाही शासक थे। जार का मतलब है कि सबके उपाधि के नीचे, जिसे हम भारत में देखते हैं ना, किसी को कहते हैं गुप्त शासक। गुप्त शासक क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी शासक थे सबके पीछे गुप्त लगा हुआ था।
उसी तरह से जार इसलिए कहते हैं कि जितने भी शासक बने हैं वहां पर सबका टाइटिल जार से ही शुरू होता है। जैसे जार निकोलस द्वितीय, जार चतुर्थ, जार पंचम, इस प्रकार का जार एक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये जार बड़े अत्याचारी शासक थे और अंततः 1917 में हम क्या देखते हैं, 1917 में एक जन सामान्य की क्रांति होती है, कम्युनिस्ट क्रांति होती है, और उसमें जार शाही शासक को हटा दिया जाता है और सामान्य जनता का शासन प्रारंभ होता है। इस घटना ने भी भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभावित किया, क्योंकि भारत के लोगों ने जान लिया कि अगर संगठित तौर पर हम प्रतिरोध करते हैं तो सामान्य जनता के द्वारा भी सत्ता को पलटा जा सकता है। यह रूसी क्रांति से हमने सीखा, इसलिए भी राष्ट्रीय आंदोलन तेज होता है। क्या लिखा हमने, रूस की क्रांति का भी प्रभाव राष्ट्रवादी आंदोलन पर पड़ा, कि रूसी क्रांति का भी प्रभाव राष्ट्रवादी आंदोलन पर पड़ा, राष्ट्रवादी आंदोलन पर पड़ा, वस्तुतः इस क्रांति की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया, वस्तुतः इस क्रांति की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि सामान्य जनता भी चाहे, सामान्य जनता यदि एकजुट हो जाए, यदि एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी तानाशाही सत्ता को हटा जा सकता है, तो बड़े से बड़े तानाशाही सत्ता को समाप्त किया जा सकता है, तानाशाही सत्ता को समाप्त किया जा सकता है, बड़े से बड़े तानाशाही सत्ता को समाप्त किया जा सकता है। यह भारतीय जनता ने समझ लिया कि चाहे कितना भी बड़ा तानाशाही सत्ता क्यों ना हो, हम क्या करते हैं, उसको समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, इस प्रकार अन्य देशों में भी इसी करेंगे, इसी समय अन्य देशों जैसे तुर्की है, आयरलैंड है, इसी समय अन्य देशों जैसे तुर्की है, आयरलैंड है, अफ्रीकी देशों में चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, ठीक है। हमने क्या देखा, देखो जब हम टॉपिक बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे तर्कों को जोड़ते चले जाते हैं, नहीं तो फिर आंसर लिखा ही नहीं जाएगा। जब हम टॉपिक का निर्धारण करते हैं तो बहुत सारी बातों को उसके साथ जोड़ते चले जाते हैं। जैसे हमने देखा कि भारत में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही थी, प्रारंभ वहीं से करना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1919 से लेकर के 1927 तक के मध्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्यों तेजी आई थी, प्रश्न पूछा जा सकता है। यह मत समझिएगा कि प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो जब हम तर्क देने की शुरुआत करते हैं तो तर्क देने के दौरान पहले भारतीय फैक्टर को हमें आगे रखना होगा, क्योंकि मुख्यतः तो वही फैक्टर है। क्योंकि भारतीय जनता बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य को लेकर के नहीं चल रही है, क्योंकि उनकी जानकारी अभी बहुत सीमित होती है। लेकिन आंसर को पूर्ण करने के लिए हम उन तर्कों को भी इसके साथ जोड़ देते हैं, जैसे विश्व युद्ध वाला तर्क हमने जोड़ा, फिर जिस तरह से विदेशी जो घटनाएं हो रही है उनका तर्क हमने यहां पर जोड़ दिया। ये एडिशनल तर्क हो जाएगा। आप एडिशनल तर्क से उत्तर को नहीं शुरू करेंगे। जब भी आप आंसर लिखेंगे पहले भारत वाला पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद विदेश वाला पॉइंट लिखेंगे। यहां से हम क्या देखते हैं कि आयरलैंड अफ्रीकी देशों में भी एक तरह से आंदोलन यहां पर चलाया जा रहा था और इस वजह से भी यहां पर आंदोलन में बढ़ोतरी आती है। इस दौरान उपरोक्त सबके अलावा
भारत सरकार द्वारा, अलावा भारत सरकार द्वारा, यानी ब्रिटिश भारत सरकार कर सकते हैं, अलावा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा भारतीयों के लिए कोई बेहतर उपाय तो नहीं किए जा रहे थे, कोई बेहतर उपाय तो नहीं किए जा रहे थे, लेकिन बदले में उपाय नहीं किए जा रहे थे, नहीं किए जा रहे थे, हालांकि बदले में जा रहे थे, कोई बेहतर उपाय तो नहीं किए जा रहे थे, लेकिन हम क्या देखते हैं, लेकिन कठोर कानून लाकर भारतीयों का दमन अवश्य किया जा रहा था, लेकिन कठोर कानून लाकर भारतीयों का दमन अवश्य किया जा रहा था, का दमन अवश्य किया जा रहा था, भारतीयों का दमन जरूर किया जा रहा था। जैसे हम देखते हैं जा रहा था, जो कठोर कानून हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दो रूपों में, एक हो जाएगा आपका प्रेस का दमन, और फिर आपका हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट कानून। एक कानून लाया जा रहा था, जबकि होना क्या चाहिए था, इतना कष्ट अगर हो रहा है, तो इतना कष्ट अगर जनता को हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें, बेहतर कानूनी सहायता, बेहतर प्रकार के कानून लगाएं, ताकि जनता को कम से कम यहां पर सुधार, कम से कम हम क्या देखते हैं कि कम से कम उसे दिक्कत हो। लेकिन यहां हम क्या ला रहे हैं, रॉलेट एक्ट कानून ला रहे हैं, प्रेस का दमन कर रहे हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया, चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया, लेकिन यह सुधार क्या था, लेकिन यह सुधार भी अपर्याप्त, सुधार भी अपने प्रावधानों के कारण अपर्याप्त था, या अपने प्रावधानों में अपर्याप्त था। अब यह अगर देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के क्या प्रावधान थे, तो यह जरा देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया, जिसको हम कहते हैं 1919, इसी को हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, या हम कह सकते हैं कि मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है 1919। ये तीनों नाम बेसिकली क्या होगा, एक ही होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या इसी को हम कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और संक्षेप में अगर कहेंगे तो इसी को हम मॉन्टेग्यू का मॉन्ट ले लेंगे, चेम्सफोर्ड का फोर्ड ले लेंगे, संक्षेप में इसी को हम कह देंगे मॉन्टफोर्ड सुधार। क्या है मॉन्टफोर्ड सुधार, जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या है, यहां पर लाया गया, यह वादा किया गया था कि खास करके हम देखते हैं यहां पर क्यों लाया गया, तो यहां पर मॉन्टेग्यू जो होगा, एडविन मॉन्टेग्यू कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वायसराय, भारत का वायसराय। इस दोनों के नाम पर ही इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की एक खास दिक्कत यह रही कि यह सुधार बहुत उपयुक्त नहीं था। यह सुधार क्या था, यह सुधार, हालांकि ऐसे लिख सकते हैं क्या एक लाइन, यह सुधार वैसे तो भारत
भारत में भारत को स्वशासन देने के लिए लाया गया था। भारत को स्वशासन देने के लिए लाया गया था, देने के वादे के साथ लाया गया था, वादे के साथ लाया गया था, परंतु इतना प्रभावी नहीं रहा। साथ लाया गया था, परंतु इसके सभी प्रावधान निरर्थक थे, निरर्थक तथा स्वशासन के निरर्थक थे। सभी प्रावधान क्या थे? निरर्थक थे। सीधे लिख देते हैं, बेकार में लंबा नहीं लेते हैं इसको। निरर्थक थे, इसके सभी प्रावधान निरर्थक थे। यह सुधार वैसे तो भारत को स्वशासन देने के वादे के साथ लाया गया था, लेकिन यह सुधार क्या है? निरर्थक है। इस सुधार का कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है भारतीयों के लिए, क्योंकि इसके जो प्रावधान है वो बहुत बेकार से है। तो यहां लिख लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के प्रमुख प्रावधान। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधान अगर देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधान क्या रहेंगे? जैसे हमने देखा था 1909 के अधिनियम वाला, थोड़ा इसको भी यहां पर देख लेते हैं। परिषदों की संख्या और आकार में बढ़ोतरी की गई। परिषदों की संख्या तथा आकार में बढ़ोतरी की गई। आकार में बढ़ोतरी की गई। कैसी बढ़ोतरी? परिषदों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई, और जो इसका आकार था, आकार मतलब पहले हमने देखा 60 सीट रखा गया था, 60 सीट रखा गया था। इससे पहले 1909 के अधिनियम में हमने देखा था। अब सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, और जो परिषद अभी तक हमने एक देखा था, उन परिषदों की संख्या भी अब 2 कर दी जाएगी। यहीं से लगभग उस व्यवस्था की शुरुआत होती है जैसा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हम सदन देखते हैं। जैसे आप देखेंगे केंद्र सरकार में 2 सदन है, जिसको एक आप कहते हैं राज्यसभा और दूसरे को कहते हैं लोकसभा, यानी 2 सदन आपका है यहां पर। इस 2 सदन की स्थापना, इस टाइप के 2 सदन की स्थापना सबसे पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही किया गया था। तो कुछ प्रावधान तो अभी तक जीवित है, लेकिन जो प्रावधान वहां थे, प्रोविजन जो किए गए थे भारतीयों के लिए, वह नितांत ही बेकार थे। उसमें कोई भी खास दम नहीं था। तो परिषदों की संख्या तथा आकार में क्या कर दिया गया? बढ़ोतरी कर दी गई। और हमने क्या देखा? बढ़ोतरी की गई। प्रयास किया गया कि मनोनीत सदस्यों की संख्या कम रखी जाए। मनोनीत सदस्यों की संख्या कम रखी जाए। संख्या कम रखी जाए, जबकि अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। प्रयास किया गया कि मनोनीत सदस्यों की संख्या कम रखी जाए। इसका मतलब ही हो सकता है वह लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे एकदम नए क्लास में, वो जब बाद में रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो जो लाइन के पीछे का हिडन मीनिंग है, छिपा हुआ जो मायने है, वो नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मुझे उसको भी स्पष्ट करके लिखना पड़ता है। तो आपका नोट्स अगर लग रहा होगा कि 2-3 कॉपी भर गया है, तो आप मान के चलें कि यही कॉपी आपके लिए आधार का काम करेगा, बेस का काम करेगा। आप किताब से इसका कंपैरिजन मत करिए कि किताबों में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। किताब तो अपने हिसाब से लिखा हुआ है। यह जो नोट्स है वह समझिए कि संपूर्ण लेक्चर ही आपका इसमें समाहित हो जा रहा है। प्रयास यह भी है कि अगर एक बार आप लेक्चर सुन लेते हैं तो दोबारा फिर लेक्चर सुनने की जरूरत ना रहे, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं यहां पर लिख भी देता हूं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि आप जब रिवीजन करने के लिए जाएंगे, क्लास के दौरान आपको सारी बातें याद नहीं रहती है, तो जब आप रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पर फिर मेरे हेल्प की जरूरत ना रहे। मैं उपलब्ध रहूं ना रहूं,
ऑब्वियस है कि हमेशा लाइव क्लास में उपलब्ध तो नहीं रहेंगे, क्लास तो फिर बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे। तो नोट्स मेरे बच्चे जरूर बनाएंगे। जिन बच्चों ने आज तक यह आदत डेवलप नहीं की है, नोट्स नहीं बनाते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, यह आदत बदल डालिए। अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं, या तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, कि आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, अभी मौका है। या लगता है कि नहीं, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप फिर पढ़िए, पूरे मन से पढ़िए, और एटलीस्ट टीचर के साथ आप जरूर चलिए। एक वनडे एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं, अब कुछ फैक्ट्स आपको याद हो जाता है, तो आपको लगने लगता है कि आप भी बहुत अच्छी जानकारी रखने लगे। खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब मैंने शिफ्ट किया है, तो उसके बाद से ये समस्या मुझे थोड़ी सी लगी है कि बच्चों को टीचर का सम्मान भी करने नहीं आता है। वो कुछ भी टीचर को बोल देते हैं, कभी भी कुछ बोल दिया, ये मुझे समझ नहीं आया, ये नहीं आया। अरे भाई, नहीं आया तो आपकी दिक्कत है ना, टीचर तो पढ़ा ही रहे हैं अपने हिसाब से। मैं प्रयास करता हूँ, या हर टीचर प्रयास करते हैं कि आपको समझाते हुए चला जाए। आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर उसको बार बार पढ़िए, फिर समझ में आएगा। और फिर दिक्कत बचती है तो टीचर से आप संपर्क कीजिए। लेकिन अगर आपके मन में यह भाव उत्पन्न हो कि किसी दूसरे तरीके से ये बातें समझी जा सकती है, कोई इंजेक्शन लगा दे। इंजेक्शन देखा है ना आपने, जब बहुत दिक्कत आ जाती है, जब दवाई टैबलेट वगैरह से काम नहीं चलता है, तो फिर बीमारी ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंजेक्शन यहाँ पर कोई अभी इजाद हुआ नहीं। इंजेक्शन केवल यही है कि मैं आपको खरी खोटी सुनाऊं, आपको पिंच हो वो बातें, आप क्रोधित हो। मेरे ऊपर तो क्रोध नहीं कर सकते हैं, कारण करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, और आपके व्यक्तित्व के छिछलेपन को ही दिखाएगा। अपने ऊपर क्रोध कर सकते हैं और यह प्रण ले सकते हैं कि जब तक सफल नहीं होंगे तब तक प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और अगर यह भी आपने संकल्प ले लिया, वह किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी दवाई से बढ़ करके चीज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आशा करता हूं कि सारी बातें समझ पा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्लास का एक ब्रॉड परिप्रेक्ष्य होता है, जिसमें अपेक्षा रखी जाती है कि आपको हर हालत में उस एग्जाम के चुनौतियों को के हिसाब से तैयार किया जाए। लेकिन एक दो बार में नहीं होगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने क्या देखा कि अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन हो, ऐसा प्रोविजन कर दिया गया। प्रांतों के लिए क्या कर दिया? प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात की गई, को स्वायत्त इकाई बनाने की बात की गई, लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा होना संभव नहीं हुआ। व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं किया गया, व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं किया जा सका या नहीं किया गया। वस्तुतः प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चुनी हुई सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होगा? उत्तरदायी सरकार का मतलब होगा जनता के प्रति उत्तरदायी। लेकिन यहां तो जनता कोई है ही नहीं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जो सरकार है वह अप्रत्यक्ष तरीके से चुन के आ रही है, और जो सरकार बन भी रही है, अप्रत्यक्ष का मतलब है सभी जनता उसमें योगदान नहीं दे रही है, और जो सरकार बनती भी है उसके निर्णय को भी स्वीकार करना उचित नहीं समझा जाता है। तो कोई उत्तरदायी सरकार यहां पर बना नहीं। उत्तरदायी तो होता कि अगर वह सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी होता, अगर सदन में बहुमत नहीं है सरकार गिर जाए, नंबर 1। या कोई भी निर्णय लेते हैं तो बिना सदन से पूछे नहीं ले सकते हैं। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो अभी तक आपको पता चल चुका है कि कानून निर्माण का तरीका क्या होता है। अगर कोई सरकार, मान लो कि अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना पड़ेगा तो हर हालत में उन्हें संसद से मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। अगर संसद के किसी सदन द्वारा, अभी वर्तमान में राज्यसभा है, लोकसभा है, अगर किसी के संसद सदन के द्वारा अगर कानून मंजूरी नहीं दी जाती है, कानून निर्माण को मंजूरी नहीं दी जाती है बहुमत के आधार पर, तो वह कानून नहीं बनेगा।
इसको हम कहते हैं उत्तरदायी शासन। संसद चूंकि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए माना गया कि जनता ने ऐसे कानून को मंजूरी नहीं दी है। इसको हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी उत्तरदायी सरकार। लेकिन यहां पर प्रांतों में उत्तरदायी सरकार हमने दिया, कहा कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, लेकिन उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया। इसी बात को मैं लिखना चाह रहा था। प्रांतों को स्वायत्त इकाई बनाने की बात की गई, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं किया गया। वस्तुतः प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, स्थापना तो की गई, परंतु इन्हें अधिकार नहीं दिया। परंतु इन्हें क्या किया गया? गई, परंतु इन्हें अधिकार नहीं दिया गया। अधिकार नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। हमने क्या देखा? इसको अधिकार नहीं दिया गया। प्रांतीय विषय में, प्रांतीय विषय का विभाजन दो भागों में कर दिया गया, दो भागों में कर दिया गया, कर दिया गया। एक था आपका आरक्षित, कर दिया गया। पहला था आपका आरक्षित विषय, आरक्षित प्रांतीय विषय। जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे, रक्षा हो सकता है, वित्त हो सकता है। रक्षा तो यहां पर मान लो नहीं होगा, क्योंकि रक्षा तो हम केंद्र सरकार के अधीन देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि खास करके कानून व्यवस्था कर सकते हैं। रक्षा की जगह कानून व्यवस्था की रक्षा कर सकते हैं। कानून व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब क्या हो जाएगा? पुलिस तथा वित्त किसके पास रखा गया? वित्त को इस भाग में रखा गया, इस भाग में रखा गया, रखा गया, तथा प्रशासन का दायित्व सीधे दिया गया। प्रशासन का दायित्व सीधे गवर्नर को दिया गया, दायित्व सीधे गवर्नर को दिया गया, को दिया जाता है। प्रशासन का दायित्व सीधे गवर्नर को दिया गया। पहला हमने देखा आरक्षित प्रांतीय विषय, और दूसरा जो विषय हो जाएगा वह हो जाएगा हस्तांतरित प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय हो जाएगा। और इसमें कम महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए, कम महत्व के मामले रखे गए, महत्व के विषय रखे गए। जैसे हम देखते हैं शिक्षा है, सिंचाई है, सिंचाई हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कृषि होगा, फिर हम देखेंगे रख रखाव हो जाएगा, साफ सफाई आदि इसमें रखा गया। बहुत कम महत्वपूर्ण विषय रखे गए। एक आरक्षित प्रांतीय विषय बनाया गया, रिजर्व प्रोविंशियल विषय बनाया गया, और दूसरा है हस्तांतरित प्रांतीय विषय बनाया गया। कानून व्यवस्था तथा वित्त को इस भाग में रखा गया, तथा प्रशासन का दायित्व सीधे गवर्नर को दिया गया। हस्तांतरित विषय में हम देखते हैं कम महत्व के विषय रखे गए, शिक्षा है, सिंचाई है, कृषि है, साफ सफाई आदि। और हस्तांतरित विषय का प्रशासन किसे दिया गया? हस्तांतरित विषय का प्रशासन चुनी हुई सरकार को दिया गया, प्रशासन चुनी हुई सरकार को दिया गया, सरकार को दिया गया। हालांकि दिया गया, हालांकि यह भी प्रावधान रखा गया, यह भी प्रावधान रखा गया कि चुनी हुई सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, प्रावधान रखा गया कि चुनी हुई सरकार यदि कोई निर्णय लेती है, सरकार यदि कोई निर्णय लेती है, कोई निर्णय लेती है, तो उसे या तो गवर्नर या फिर वायसराय समाप्त भी कर सकता है, या फिर वायसराय अमान्य कर सकता है, अमान्य कर सकता है।
अब देखिए, एक बड़ा दिलचस्प चीज यहां पर है। सरकार ने कहा कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर रहे हैं, यानी आपके द्वारा चुनी हुई सरकार को हम प्रांतों में स्थापित कर रहे हैं। अगर कोई सरकार चुनी हुई होगी तो उसको अधिकार भी मिलना चाहिए, सारा अधिकार होगा तभी तो वह कार्य कर पाएगा। तो सरकार ने कहा कि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना कर रहे हैं प्रांतों में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि विषय जो बनाए गए थे प्रांतों के, उसके जो महत्वपूर्ण विषय थे उसको चुनी हुई सरकार के दायरे से बाहर रख दिया, और जो वहां के गवर्नर थे उनको कहा गया कि आप इस पर प्रशासन सीधे कीजिए, इसमें आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ मान लो कम महत्वपूर्ण मुद्दे ही चुनी हुई सरकार को दिए गए, तो फाइनेंशियल पावर तो उसके पास है नहीं, फाइनेंस तो वित्त विभाग हमने गवर्नर को ही दिखा दिया हुआ। तो अगर उसे दिया भी गया तो उसके ऊपर यह निर्णय लगा दिया गया कि अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो ठीक है, आप निर्णय लीजिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी सरकार को यानी गवर्नर को या वायसराय को, तो आपके निर्णय को सीधे उठा करके फेंक दिया जाएगा, यानी आपका निर्णय अमान्य कभी भी घोषित किया जा सकता है। तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या हुआ? अगर चुनी हुई सरकार कोई कार्य ही नहीं कर सकती है तो फिर आपने संवैधानिक सुधारों के माध्यम से जो उत्तरदायी शासन की बात की थी वह तो बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं रहा, यह मतलब ही बेकार हो गया। इस तरह से हमने क्या देखा, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन यह क्या है कि यहां पर आपको किसी भी प्रकार का कारण नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया। इसी स्थिति को कहा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन। इसी स्थिति को कहा गया है, को भारतीय इतिहास में कहा गया है, इतिहास में कहा गया है द्वैध शासन लागू करना, कहा गया है प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना, प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। क्या कहा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन लागू होता है 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, डायरकी का मतलब क्या होता है, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि जिसमें सत्ता के दो केंद्र हो, सत्ता के दो केंद्र हो तथा वास्तविक सत्ता का संचालन, वास्तविक सत्ता का संचालन क्या होता है, संचालन, इसके लिए उत्तरदायी व्यवस्था, उसके लिए संचालन अलग अलग केंद्रों द्वारा किया जाता हो। इस पर मुख्य परीक्षा के नहीं, प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बनते हैं। संचालन दो सत्ता केंद्रों द्वारा किया जाता हो, सत्ता के दो केंद्र हो तथा वास्तविक सत्ता का संचालन सत्ता के दोनों केंद्रों द्वारा किया जाता हो, केंद्रों द्वारा किया जाता सत्ता का संचालन दो केंद्रों के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत में आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा, आप इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। इसी स्थिति को भारतीय इतिहास में कहा गया है प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना। द्वैध शासन का मतलब क्या है, सत्ता के दो केंद्र हों तथा वास्तविक सत्ता का संचालन दो सत्ता के या दो सत्ता के दोनों केंद्रों द्वारा किया जाता रहो। देखिए, जैसे भारत में आप देखेंगे, अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, चूंकि आपका पॉलिटी समाप्त हो गया है तो आप पॉलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं तो यहां पर दो केंद्र के स्तर पर देखें तो दो सत्ता के केंद्र हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अलग अलग है। तो एक हो सकता है प्रधानमंत्री के अधीन जो सत्ता का संचालन हो रहा है, लेकिन सुप्रीम सत्ता किसके हाथ में है, तो राष्ट्रपति के हाथ में है। सबसे बड़े जो अधिकारी हैं भारत सरकार में वो राष्ट्रपति हैं, उसके नीचे उनका मंत्री है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लेकिन वास्तविक तौर पर हम क्या देखते हैं कि सत्ता का जो उपभोग किया जाता है
वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। जो संसदीय व्यवस्था है उसमें यही नियम लागू होता है। अगर राष्ट्रपति को भी खूब पावर दे दिया जाता, राष्ट्रपति को भी अधिक शक्तिशाली बना दिया जाता और प्रधानमंत्री की भी शक्ति इतनी रहती, तो क्या दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता? बहुत अधिक कंफ्यूजन क्रिएट होता। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे या पढ़ चुके होंगे, क्योंकि पॉलिटी भी बड़ा दमदार लिखा हुआ है अगर एनसीईआरटी को देखें तो, कि जब शुरुआत में प्रधानमंत्री व्यवस्था वाली संसदीय व्यवस्था अपने देश में स्थापित होती है तो राष्ट्रपति पद किनको मिलता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वो तो राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए थे, सदैव से गांधी जी के साथ रहे, 1917 से ही गांधी जी के साथ रहे हैं। अब दो सत्ता के केंद्र हैं, मान लो कि एक पर जवाहरलाल नेहरू बैठ जाते हैं और दूसरे पर राजेंद्र प्रसाद बैठते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर हैं, राष्ट्रपति को बहुत अधिकार नहीं दिया गया है जैसा कि अभी आप संविधान में देखते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राजेंद्र प्रसाद को लगता था कि भाई मैं भी तो इसके साथ ही रहने वाला व्यक्ति हूं, राष्ट्रपति के पास भी पावर है, ऐसा नहीं है कि भले वह पावर प्रधानमंत्री की सलाह से ही प्रयोग में लाता है, लेकिन राष्ट्रपति को बहुत पावर ऐसे है जिससे प्रधानमंत्री को भी जवाब तलब कर सकता है। अब राजेंद्र प्रसाद को लगता था कि मैं राष्ट्रपति हूं, मेरा राष्ट्रपति तो होना तो अमेरिका जैसे राष्ट्रपति के बराबर का होना चाहिए। भाई मेरे पास इतना पावर है, मैं ही देश का सर्वे सर्वा हूं, मैं इन अधिकारों का प्रयोग क्यों न करूं? तो कई बार आप देखेंगे कुछ किताब ऐसे हैं जिनमें यह बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच में भी आपको सत्ता के लिए, यानी सत्ता की ताकतों का प्रयोग करने को लेकर के कई बार चिट्ठी ऐसे हुई है, चिट्ठी ऐसे राष्ट्रीय राजकोष में है, राज सभागार में है, मतलब जो हमारा जहां अभिलेखागार जिसको कहते हैं, ऐसे कुछ पत्र हैं जो यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने एक तरह से अपनी उस स्थिति को स्वीकार नहीं किया था। उस स्थिति में उन्होंने हमेशा परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, क्योंकि वह सरेंडर नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि राष्ट्रपति का पद केवल रबर स्टाम्प बन करके न रहे। लेकिन यहां क्या हो रहा है? डायरकी लागू कर दिया। केवल हम क्या देखते हैं, चुनी हुई सरकार है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, असल पावर गवर्नर के पास चली गई है। हमने क्या देखा? वास्तविक सत्ता का संचालन दोनों केंद्रों के द्वारा किया जाता हो, इसको हम क्या कहेंगे? डायरकी कहेंगे। हमने क्या देखे कि यहां पर केंद्र स्तर पर केंद्रीय प्रशासन में क्या किया गया? केंद्रीय विधानमंडल में क्या किया गया? विधानमंडल की संरचना कैसी बनाएगी? संरचना, केंद्रीय स्तर पर दो विधानमंडल बनाए गए, केंद्रीय स्तर पर दो विधानमंडल बनाए गए, विधानमंडल बनाए गए। एक पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका निम्न सदन। निम्न सदन मतलब निचला सदन लिख देते हैं। निम्न सदन मतलब आप पता नहीं क्या समझेंगे, निचला सदन, निचला सदन हो जाएगा, जिसको हम निम्न सदन कहते हैं। जो जनता से चुना हुआ जाएगा इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, असेंबली कहेंगे। और कुल सीट जो रखा गया वह रखा गया आपका 145। कुल सीट यहां पर बढ़ा दिया गया, जो पहले 60 था उसको बढ़ा करके दिया गया और इसमें रखा गया 145। और यहां कहा गया 41 सीट क्या होगा? 41 सीट मनोनीत होना है। 145 में 41 सीट मनोनीत होगा। 104 जो होगा, 104 बचाना, 104 जो हो जाएगा वह हो जाएगा निर्वाचित। यहां पर स्पष्ट कर दीजिए। जो एक सदन बनाया गया वह लोअर बनाया गया, लोअर सदन बनाया गया, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। कुल सीट 145 रखा गया, जिसमें 41 सीट तो मनोनयन के तरीके से भरा जाता और 104 सीट जो होगा वह किया जाएगा निर्वाचित। दूसरा जो सदन बनाया गया वह सदन बनाया गया उच्च सदन। उच्च सदन जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं।
ऑफ स्टेट कहते हैं, वर्तमान में भी राज्यसभा को भी यही कहते हैं। कुल सीट जो रखा गया, कुल सीट रखा गया 60। जो ऊपर का सदन था उसमें कुल सीट 60 रखा गया, जिसमें हम क्या देखते हैं कि 34 को रख दिया गया निर्वाचित। अगर इसका विभाजन करें तो निर्वाचित होगा आपका 34, मनोनीत जो हो जाएगा वह हो जाएगा 26। इस तरह से विभाजन किया गया, सीटों की संख्या बढ़ाई गई और सदन को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। हमने क्या देखा कि यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर भले बनाया गया हो, यहां ध्यान रखना होगा कि विधि निर्माण के लिए भले ही 2 सदन बना दिया गया हो, 2 सदन बना दिया गया हो, परंतु सरकार का हो, परंतु इसका वायसराय तथा उसके या उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कोई नियंत्रण नहीं था। उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कोई नियंत्रण नहीं था। काउंसिल पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया, कोई नियंत्रण नहीं था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है? वायसराय और उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वह है आपका वायसराय 1 है, प्लस यहां पर 8 सदस्य है। यही इसी के माध्यम से वायसराय अपना काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले हमने देखा था 3 था, फिर बाद में बढ़ के 4 हो गया, फिर वह 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया है। आगे चल करके देखेंगे 14 हो जाता है लास्ट तक जाते जाते। तो वायसराय और उनको सलाह देने के लिए उनकी एक काउंसिल होती थी, उसको हम क्या कहते हैं? जब अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा जाने लगा तो वायसराय के साथ जो काउंसिल यानी उनको सलाह देने के लिए जो सदस्य होते थे उनको विशेष काउंसिल कहा जाने लगा। विशेष काउंसिल को ही अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। उसकी सदस्यता 8 थी, तो 8 और 9 यानी 9 लोगों पर इस सदन का कोई नियंत्रण नहीं था। ये जो भी निर्णय ले वायसराय उसको खारिज भी कर सकता था, जैसे हमने प्रांतों के संदर्भ में भी देखा था। इस तरह से यह सुधार क्या है? बेमानी था। मतदान भी क्या था? मताधिकार भी लिख दीजिएगा। मताधिकार भी सीमित मात्रा में दिया गया था, सीमित मात्रा में दिया गया था, जो कि दिया गया था जो प्रायः धन से जुड़ा था, धन की मात्रा से जुड़ा था। यानी जो धनी होगा वही होगा। अगर 1920 के आसपास हम मताधिकार देखें, कितने लोगों को मताधिकार दिया गया है? अगर 1920 के आसपास देखें, 1920 के आसपास का अगर मताधिकार देखें तो यह कितना आता है? या आप देखेंगे निम्न सदन के लिए मतदाता कितना होगा? के लिए जो मतदाता था वह लगभग 9 लाख के बराबर था, 9 लाख के बराबर, 9 लाख के आसपास था। जबकि आप देखेंगे लगभग 35 करोड़ जनसंख्या में यहां पर 9 लाख के आसपास था निम्न सदन के लिए। और उच्च सदन का मतदाता कितना है? उच्च सदन के लिए जो मतदाता होगा वह कितना होगा पता है? मतदाता जो होगा वह होगा केवल 17,000 के आसपास था। केवल 17,000, ओनली 17,000 ही मतदाता उच्च सदन के लिए रखा गया था। ये निम्न सदन उच्च सदन क्या है? एक तरह से फर्जी ही है, कोई इसमें बेसिक काम नहीं हो रहा है, बड़ा काम नहीं हो रहा है। बड़ा काम
इसमें नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहां पर जो व्यवस्था की गई थी वह भी एक तरह से असफल होता है। इस स्थिति में जो संवैधानिक सुधार किए गए थे, संवैधानिक सुधार क्या कर पाए? संवैधानिक सुधार राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर पाए, राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए, कर पाए ऐसे में, कर पाए ऐसे में कांग्रेस का एक सम्मेलन बुलाया जाता है, दिल्ली सम्मेलन बुलाया जाता है। अगस्त 1918 में कांग्रेस का हम क्या देखते हैं कि अगस्त 1918 में, अगस्त 1918 में कांग्रेस का बंबई सम्मेलन बुलाया गया। बंबई सम्मेलन हसन इमाम की अध्यक्षता में बुलाया गया, इमाम की अध्यक्षता में बुलाया गया, अध्यक्षता में बुलाया जाता है, अध्यक्षता में बुलाया गया। ऐसे में हम क्या देखते हैं कि अगस्त 1918 में कांग्रेस में का बंबई सम्मेलन बुलाया जाता है और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें बुलाया गया। इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में 1919 के भारत शासन अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम को खारिज कर दिया गया, अधिनियम को खारिज कर दिया गया, खारिज कर दिया गया तथा चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से मना कर दिया गया, तथा चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी से इनकार कर दिया गया, भागीदारी से इनकार कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस के कुछ उदारवादी ऐसे थे, हालांकि कांग्रेस के सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे उदारवादियों के द्वारा संवैधानिक सुधारों के अनुरूप, उदारवादियों द्वारा कर सकते हैं क्या, उदारवादियों द्वारा इस संवैधानिक सुधार को स्वीकार करने की बात की गई, को स्वीकारने की इच्छा जताई गई, को स्वीकारने की इच्छा जताई गई, फलतः इन्हें क्या देखा, इच्छा जताई गई। इन लोगों ने चाहा कि सुरेंद्र एसएन बनर्जी पुराने उदारवादी थे, इन्होंने सोचा कि चलो इसको स्वीकार कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि यहां पर जताई गई। अंततः इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, अंततः इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी बनाई, नई पार्टी का निर्माण किया, नई पार्टी का निर्माण किया। वह कौन सा पार्टी होगा, निर्माण किया, वह है आपका इंडियन लिबरल फेडरेशन, लिबरल एसोसिएशन। क्या है, इंडियन लिबरल एसोसिएशन, लिबरल एसोसिएशन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। आपसे मैं प्रश्न यहां पर मैं क्यों लगा देता हूं, मार्क क्यों लगा देता हूं, कारण है कि क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। किस लिए की थी, जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसके पक्ष में की थी। चूंकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, इसलिए यहां पर इसने, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने उदारवादी हैं,
कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। इनको यह अच्छा नहीं लगा कि सरकार ने जो उदारवादी हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार के पक्ष में रहेंगे। तो इनको यह बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि सरकार ने क्यों या कांग्रेस ने क्यों सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा भाई आप लोग को नहीं स्वीकार करना है मत करो, मैं स्वीकार करूंगा। और यहां पर फाइनली उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए एक अपनी नई दल ही बना ली और बाद में जाकर के ये चुनाव में भागीदारी भी निभाते हैं। कांग्रेस तो भागीदारी नहीं निभाती है, लेकिन ये चुनाव की भागीदारी के लिए चले जाते हैं। इस तरह से हमें अभी तक यह देखा इस पूरे चैप्टर में कि 1919 के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम है वह अनेक कारणों से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार, जनता भी आंदोलन करने के लिए तैयार हो रही है और सरकार भी प्रयास कर रही है कि आंदोलन नहीं होने दें, इसके लिए कठोर कानून बना रही है, रॉलेट एक्ट जैसा कानून बना रही है। और जनता को सेटिस्फाइड करने के लिए वह 1919 के भारत शासन अधिनियम जैसा अधिनियम भी ला रही है। लेकिन यह सफल नहीं होता है क्योंकि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारतीयों को सेटिस्फाइड नहीं कर सका। इसी दौरान जब रॉलेट एक्ट जैसा कानून प्रकाशित किया गया या सरकार ने रॉलेट एक्ट कानून पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो जनता यहां पर अब विद्रोह पर या आंदोलन पर उतारू हो जाती है। तो अगला जो चरण हमारा प्रारंभ होता है वो रॉलेट एक्ट से होता है और इसके बाद फिर हम गांधी जी पे शिफ्ट करेंगे कि गांधी जी का आंदोलन किस प्रकार से संचालित होता है या गांधी जी की भूमिका कैसे अन्य आंदोलन में होती है। तो इसको जरा देखते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है और रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन है वह किस प्रकार से संगठित होता है। यहां लिखेंगे, इसका मैं अगला भाग ले लेता हूं। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट हो जाएगा और यह कब आता है? 1919 में आता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट है क्या? एक कानून है। एक्ट का मतलब कानून होता है, रॉलेट का मतलब होता है, रॉलेट एक व्यक्ति का नाम है जिसका पूरा नाम है सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट ब्रिटिश न्यायपालिका के पार्ट थे और उन्होंने या उनको एक दायित्व दिया गया कि आप भारत में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें आप सुधार कीजिए और इस प्रकार से सुधार कीजिए ताकि भारत में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है उनको भी कुचला जा सके। इस प्रकार के सुधारों को लेकर के सिडनी रॉलेट ने यहां पर एक कानून के निर्माण की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया भारत सरकार के द्वारा। जब इस कानून का निर्माण हो रहा था तो भारतीय न्यायालय के भी 2 न्यायाधीश थे, खास करके बंबई और मद्रास न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें शामिल थे। लगभग 7 मेंबर इसमें थे जिसमें 2 जो मेंबर थे वो भारतीय न्यायपालिका से भी जुड़े हुए थे। लेकिन चूंकि सिडनी रॉलेट को बहुत अधिक भारतीय परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं था और उसने उसने पंजाब में या बंगाल में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उनको आधार बना करके एक कानून पारित कर दिया जिसको हम ब्लैक लॉ कहते हैं, काला कानून कहते हैं, क्योंकि इसमें जो किसी भी प्रिजनर्स का मूल अधिकार होता है कि आपको जज के सामने उपस्थित किया जाएगा। यानी जब भी आप के खिलाफ सुनवाई होगी आप जज के सामने प्रत्यक्षता या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, आप उपस्थित रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि आपके ऊपर नाजायज मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, आपको अपनी सुनवाई का अधिकार भी दिया जाएगा। तो ब्लैक लॉ कानून में हमने देखा कि किसी भी प्रिजनर्स के लिए ये सारे अधिकार छीन लिए गए थे और यह भी कहा गया था कि किसी पर भी किसी भी समय, यानी किसी भी भारतीय पर किसी भी समय अगर केवल संदेह हो जाए कि यह गलत करने वाला है तो मुकदमा लादा जा सकता है। तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था क्योंकि इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर लॉ को इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हैं, बेवजह नहीं कर सकते हैं। जबकि यहां पर प्रावधान किया गया है तो भारतीय नेताओं ने इसका विरोध प्रारंभ किया। कैसे किया या रॉलेट एक्ट क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ी सी अवधारणा ले लेती है। यह क्या है? यह सरकार का, ने क्या देखा कि सरकार एक तरफ जहां संवैधानिक सुधार लागू कर रही थी, सुधार
लागू कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ लागू कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्या कर रही है, दूसरी तरफ कठोर कानून लाकर, कठोर कानून लाकर भारतीयों का दमन भी कर रही थी, कानून लाकर भारतीयों का दमन भी कर रही थी, दमन भी कर रही थी, कठोर कानून लाकर भारतीयों का दमन भी कर रहे थे। एक तरफ वह संवैधानिक सुधार कर रही है और दूसरा हम क्या देखते हैं, यह उसका दमन भी कर रही है। खासकर क्रांतिकारियों की, खासकर क्रांतिकारियों को खोज खोज कर, क्रांतिकारियों को खोज खोज कर कठोर दंड दिया जा रहा था, खोज खोज कर कठोर दंड दिया जा रहा था, कठोर दंड दिया जा रहा था, दिया जा रहा था। जो क्रांतिकारी है इनको बहुत बुरी तरह से दंडित किया जा रहा है। इसके हम क्या देखते हैं कि इस उद्देश्य से दंड दिया जाता कि क्रांतिकारियों पर, क्रांतिकारियों को कठोर दंड दिया जा सके, कठोर दंड दिया जा सके, दिया जा सके तथा उनके निष्पक्ष सुनवाई को, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को छीना जा सके, सुनवाई के अधिकारों का हनन किया जा सके, का हनन किया जा सके, इसके लिए किया जा सके, इसके लिए क्या किया गया, उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों का हनन किया जा सके, इसके लिए इसके लिए सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया। सिडनी रॉलेट, मैं फिर से गड़बड़ लिख रहा हूं, इसके लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर, अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर तैयार कानून को, समिति की सिफारिश पर तैयार कानून को, तैयार कानून जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया है, एक्ट कहा गया है, को है गया, जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया है को क्या कर दिया, कहा गया है को राष्ट्रवादियों के तमाम विरोध के बावजूद, राष्ट्रवादियों के तमाम विरोध के बावजूद, विरोध के बावजूद लागू किया गया, लागू कर दिया गया। मैं एक बार देखता हूं कि क्या शब्दों में भटकाव भी आया है या नहीं आया। एक बार पूरा लाइन में पढ़ता हूं ताकि अगर शब्दों में भटकाव होगा तो उसको मैं ठीक कर दूंगा और फिर आपके लिए व्यवस्थित हो जाएगा। सरकार एक तरफ जहां संवैधानिक सुधार लागू कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कठोर कानून लाकर भारतीयों का दमन भी कर रही थी। खासकर क्रांतिकारियों को खोज खोज कर कठोर दंड दिया जा रहा था। क्रांतिकारियों को कठोर दंड दिया जा सके तथा उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का हनन किया जा सके, इसके लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर तैयार कानून, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया है, को राष्ट्रवादियों के तमाम विरोध के बावजूद लागू कर दिया गया। इस कानून के अगर प्रावधान को अगर देखें तो यह क्या था, एक तरह से इसके जो प्रावधान होंगे, रॉलेट एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या हो जाएंगे, रॉलेट एक्ट के मुख्य प्रावधान को अगर देखें तो क्या होंगे, मुख्य प्रावधानों को अगर देखें तो यहां पर सबसे जो मुख्य प्रावधान इसका हो जाएगा, उसमें हो जाएगा कि सरकार को यह अधिकार दिया है कि अधिकार दिया गया, ऐसे लिखेंगे, सरकार को अधिकार दिया गया, को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी भारतीय पर बिना अदालतों में मुकदमा चलाए,
अदालतों में मुकदमा चलाए उसे नजरबंद कर सकता है, नजरबंद कर सकता है, कर सकती है, अथवा इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। नियम क्या है कि अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो उसको कारण बताना पड़ेगा। सरकार को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी भारतीय पर बिना अदालतों में मुकदमा चलाए नजरबंद कर सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी, कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। यानी अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके बारे में आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी। सरकार को अधिकार दिया गया वो किसी भी भारतीय पर बिना अदालतों में मुकदमा चलाए उसे नजरबंद कर सकती है अथवा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसके लिए किसी भी प्रकार के कारण को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर हम कह सकते हैं जो गिरफ्तार व्यक्ति होगा उसके कोई भी न्यायिक अधिकार नहीं होंगे। गिरफ्तार व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया कि आप निष्पक्ष सुनवाई आपकी होगी, इसका कोई अधिकार नहीं दिया। इसलिए इसको हम कहते हैं ना अपील, ना दलील, ना वकील। एक कहा जाता है, जब एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये सब टर्म भी जुड़ जाता है, कुछ और पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाने का मतलब है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो कारण बताना चाहिए कि किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जाता है, कितने दिनों के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, किस धारा में गिरफ्तार किया जा रहा है। जो गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा, तो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जा सकते हैं। आपको कब तक गिरफ्तार करके रखा जाएगा यह भी आपको नहीं बताया जाएगा। गिरफ्तार मतलब नजरबंद भी किया जा सकता है। यानी अनलिमिटेड अधिकार सरकार ने हासिल कर लिया, जिस व्यक्ति पर भी संदेह उसको हो उसको गिरफ्तार कर ले। यह एक काला कानून इसलिए माना जाता है, यहां पर न्यायिक उपचार का अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। यानी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार यहां पर बिल्कुल नहीं दिया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया था। निष्पक्ष ऐसे लिखेंगे क्या, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया था। इन अर्थों में हम क्या देखते हैं, यहां पर बुरी तरह से प्रारंभ होता है। बुरी तरह से मतलब अधिकार हनन किया गया। उपरोक्त काले कानून का विरोध, उपरोक्त कानून का विरोध भारतीयों द्वारा संगठित होकर किया गया, भारतीयों द्वारा संगठित होकर किया गया, जिनमें पहले होम रूल लीग के कार्यकर्ता जुड़े, किया गया, जिनमें पहले होम रूल लीग के कार्यकर्ता जुड़े, जबकि बाद में हम क्या देखते हैं, जबकि बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा संभाला गया, नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा संभाला गया, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद के विरुद्ध सफलता, नस्लभेद के विरुद्ध हुए आंदोलन में सफलता प्राप्त कर चुके थे, सफलता अपने सत्याग्रह की नीति द्वारा प्राप्त कर चुके थे,
कर चुके थे। अब यहां पर गांधी जी की एंट्री हो जाती है आंदोलन में। हमने क्या देखा, गिरफ्तार व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया। उपरोक्त कानून का विरोध भारतीयों द्वारा किया गया, जिनमें पहले होम रूल लीग के कार्यकर्ता जुड़े, जबकि बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा संभाला गया, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद के विरुद्ध हुए आंदोलन में सफलता अपने सत्याग्रह की नीति के द्वारा प्राप्त कर चुके थे। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्लैक लॉ क्या है, जिसमें सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा संभाला जा रहा है, तो गांधी जी के द्वारा संभाला जा रहा है। तो यहां स्वाभाविक है कि एक एनसीईआरटी में लिखा है गांधी जी कौन थे। अब थोड़ा सा इस बात को हम फीलिंग्स लेकर के समझेंगे, क्योंकि बहुत अधिक गांधी जी के बारे में जानकारी आपको नहीं होती है। जब हम गांधी को पढ़ते हैं तो गांधी को एक्चुअल में जीना होता है, गांधी को समझना होता है। गांधी जी कोई फैक्ट नहीं है, गांधी जी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपके जीवन का तरीका है। अगर गांधी जी के बातों को हम समझ पाते हैं, उनके सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बातों को समझ पाए, तो फिर जीवन की दिशा ही अलग होगी। अधिकांशतः मैक्सिमम लोग गांधी जी को नहीं जानते हैं, पढ़ते भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, किताबों से भी लेना देना नहीं होता है। आप लोगों का तो और भी नहीं है। तो गांधी जी को आप केवल नोट पर देखते हैं, 500 के नोट पर आप केवल गांधी जी को देखते हैं, जबकि गांधी जी कहीं बड़े हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व कहीं बड़ा है। अब जो ईरा प्रारंभ होगा भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट का, वह गांधी जी के साथ चलेगा। लेकिन आज गांधी जी को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि गांधी जी के टॉपिक पर एंट्री करने का मतलब है कि 1 से 2 घंटा कम से कम इनके व्यक्तित्व को समझाने में ही लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण भी देने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसे कल के लिए ट्रांसफर करूं, यानी कल की क्लास में मैं जब आऊं तो आपके लिए फिर गांधी जी वाला टॉपिक कंप्लीट करूं। गांधी जी कौन थे, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कंक्लूड करूं। ठीक है बच्चे, आज मैंने जानबूझ करके बहुत चैट आपका नहीं देखा था। कारण है कि जानते ही हैं कि रोज रोज बड़ा डिस्टर्ब होता है, मेंटली भी मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो जाता हूं इस बात को लेकर के कि जो चैट होता है वो प्रासंगिक नहीं होता है। इसलिए मैंने बहुत सारे चैट को आपको नहीं देखा और मैंने बड़ी शांति से पढ़ा है। मुझे लगता है टॉपिक भी बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कम से कम हमें 4 क्लास लग जाना चाहिए। 1 क्लास तो लग गया। जरूरत पड़ेगी तो इस टॉपिक में थोड़ा पीडीएफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर भी जरूरत हुई, लगा कि कंसिस्टेंट कोई बातें समझानी है तो पीडीएफ का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो तैयार रहिएगा उसके लिए भी। कोई मतलब पीडीएफ ऐसा क्या होता है कि 2-4 लाइन का हम बनाते हैं, 4-5-6 पीडीएफ ही अधिक से अधिक बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा पीडीएफ तो नहीं बनाते हैं। उससे भी आपको समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो आज के क्लास को फिर यहीं एंड करूंगा। मिलता हूं मैं कल शाम के 4 बजे, जो आपका शेड्यूल किया हुआ है उस टाइम में। जरूरत होगी तो अन्य दिन भी क्लास लेंगे, सैटरडे तो क्लास होती ही होती है, क्योंकि एक टारगेट है कि 20 तारीख से पहले ये दोनों चैप्टर समाप्त किया जाए। फिर आगे देखेंगे कि क्या कैसे संरचित होता है। बाय एंड टेक केयर।